नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 12वां चैप्टर औपनिवेशिक शहर। इसमें हमने बात की थी कि यूरोपियों के आगमन से पहले भारत में कौन कौन से शहर हुआ करते थे, मुगलों की जो राजधानियां थी उनका किस प्रकार से पतन हुआ, कैसे क्षेत्रीय जो राज्य बने उनकी राजधानियों का विकास हुआ, फिर यूरोपियों के आगमन के बाद में सूरत, मछलीपट्टनम, ढाका इस प्रकार के शहरों का विकास हुआ और फिर ये शहर भी उतने विकसित नहीं रह पाए या इनका पतन होने लगा और उसके स्थान पर बंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे शहर आगे बढ़ने लगे। तो इसकी शुरुआत हमने कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल, यानी यूरोपियंस के आगमन के बाद में किन शहरों का ज्यादा विकास हुआ और वो क्यों हुआ, उनमें किस प्रकार के लोग रहा करते थे, कैसे उनमें विभाजन हुआ करते थे, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था, यानी वो हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे कि शहर का फैलाव कितना है, उसका नक्शा बनवाना, उसकी जनसंख्या कितनी है, कौन कौन से लोग किस किस प्रकार के काम करते हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने कारीगर हैं, तो सब वो हिसाब रखने का प्रयास करते थे। और इसके लिए उन्होंने जनगणना भी शुरू की, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज है उसी के ऊपर। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, यानी सर्वे करवाया करते थे, सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्टें प्रकाशित करते थे। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं कि वहां पर उस भौगोलिक क्षेत्र की बनावट कैसी है, कितने इलाके में आबादी है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर उसमें कोई झील या नदी है, उसके हिसाब से। क्योंकि एक तो उस इलाके की आबादी और उसके नक्शे को देखने के बाद में उसका विकास करना आसान है कि कहाँ से सड़कें निकालनी है, कहाँ पर उसमें बाजार स्थापित करने हैं। और इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी नक्शे बनाना इंपॉर्टेंट था कि आक्रमण की स्थिति में या बचाव की स्थिति में बाहर से आक्रमण हो जाए तो इलाके की जानकारी जरूरी है। नक्शे के माध्यम से अपना बचाव करना भी और आक्रमण करना भी ज्यादा आसान होता है। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। शहर के अब ये आप यहां पर आपको क्वेश्चन याद करना है कि नक्शे क्यों बनाए जाते थे। शहरों के नक्शों से हमें उस स्थान पर पहाड़ियों, नदियों व हरियालियों का पता चलता है। ये सारी चीजें रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती हैं। रक्षा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये सारी चीजें जब आक्रमण के समय या बचाव के समय कैसे काम आती हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बचाव के लिए शहरों में क्या क्या बदलाव किए वो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा घाटों की जगह मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान की रणनीति बनाने में मदद मिलती है कि यहाँ पर कौन कौन से व्यापार किए जा सकते हैं, कितना कितना लोगों पर टैक्स लगाया जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए वो हर चीज का सर्वे करवाते थे, नक्शे बनवाते थे और जनसंख्या वगैरह के बारे में, लोगों के व्यवसाय के बारे में पता करते थे कि कौन लोग, कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगरपालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। यानी अभी भी आप देखेंगे ना तो कि शहरों के विकास के लिए अलग से टैक्स, जैसे बिजली के बिल में भी जोड़े जाते हैं, तो वो अलग से टैक्स इसलिए लिया जाता है कि शहरों का विकास किया जा सके, उनमें सफाई की व्यवस्था की जा सके, उसमें सड़कों का निर्माण किया जा सके, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था की जा सके, जैसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाते हैं। टकरावों से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी हुई थी। यानी कुछ जिम्मेदारियां, प्रशासक नहीं शहर का, यानी शहर में कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां, भारतीयों के चुनाव वगैरह करवाए जाते थे, जिसके कारण मतलब लोगों का थोड़ा थोड़ा समर्थन मिलता रहे कि हमारा भी थोड़ा सहयोग है इसके अंदर। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस, यानी लोगों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है, आंशिक प्रतिनिधित्व है। तो इन आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, जल की आपूर्ति, गंदे पानी की निकासी, सड़क निर्माण या बारिश के पानी की निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए, जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखा जाने लगा था। उस शहर से संबंधित जितनी भी जानकारियां, जितनी भी प्रशासनिक जानकारियां उनको इकट्ठी करनी होती थी, उनका वो रिकॉर्ड रखते थे। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। यानी स्थानीय स्तर पर जनगणना। भारत के स्तर पर आप जनगणना की बात करेंगे तो पहला प्रयास होता है 1872 में।
भारत में अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किया गया 1872 में, और पहली जो पूरी जनगणना है या जो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत है वो 1881 में होती है, जिसके बाद हर 10 साल में भारत में जनगणना होती आई है, अभी भी होती रही है। 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई है, वो आगे जैसे स्थितियां ठीक होंगी तो जनगणना करवाई जाएगी। तो भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में। उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो थे। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। उनके काल में जनगणना हुई है। और राजस्थान के विद्यार्थियों ने नाम भी सुना होगा, अंग्रेजी में नहीं, जो अजमेर में मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना भी उन्होंने, उनके नाम पर आप देख सकते हैं मेयो कॉलेज है। और आप ये भी देख सकते हैं कि उनकी हत्या की गई थी जब वो 1872 के अंदर, 1872 तक ये वायसराय रहे हैं, 69 से 72। लॉर्ड मेयो की यदि हम बात करें तो 1869 से 72 तक ये भारत में वायसराय रहे हैं। 72 में जब ये अंडमान निकोबार की यात्रा पर थे और वहां पर जेलों का निरीक्षण कर रहे थे तो अंडमान के अंदर वहां पर इनकी हत्या कर दी थी। शेर अली अफरीदी नाम का एक कैदी था, उसने चाकू मारकर इसको मार दिया था लॉर्ड मेयो को। भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत होती है 1881 से। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। हालांकि 12th में ये बातें हैं नहीं, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होना चाहिए, आपको हर चीज जान के चलना चाहिए। ज्यादा जानने से आप, ऐसा नहीं है कि कुछ भूल जाएंगे, ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और भविष्य में भी आपके काम आएंगी। तो 1872 में जनगणना का पहला अखिल भारतीय प्रयास किया गया। 1881 से दशक की जनगणना की शुरुआत हो गई, यानी हर 10 साल जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत है कि कितने लोग शहरों में निवास करते थे, कौन लोग क्या करते थे, इसके बारे में। यहाँ पर देखिए बंबई का मानचित्र दिया गया है दाईं तरफ ये, और बंबई पहले 7 अलग अलग टापू थे और जिनके बारे में मैंने एक वीडियो में भी बताया था। और वैसे भी देखिए एक बॉम्बे था, एक मझगांव था, पारेल था, वर्ली था, माहिम, कोलाबा और एक ओल्ड वुमेन्स आइलैंड जिसे लिटिल कोलाबा कहते थे। एक मेरा छोटा वीडियो है, आप सर्च करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मुंबई नाम से तो आपको मिल जाएगा वो, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उन 7 को मिलाकर इस बंबई का पूरे का निर्माण किया गया है। इसमें यहां पर बताया गया है कि कासल दुर्ग नामक गोले में गिरा हिस्सा, ये देखिए यहां पर दुर्ग वाला हिस्सा यहां पर है, किलाबंद आबादी का अंग था। बिंदुकित भाग में वे 7 द्वीप दर्शाए गए हैं जिन्हें भूमि विकास परियोजनाओं के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया गया। उनके बीच के हिस्से के पानी को भर भर के और इन सबको मिलाने का प्रयास किया गया। वो बिंदु के हिसाब से दिखाए गए हैं। हालांकि ये जो देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे बिंदु आपको दिखेंगे, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ठीक तरीके से नजर आएगा। जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। बीमारियों से होने वाली मौतों की सारणियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति या व्यवसाय के अनुसार लोगों के गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है। जनगणना के अंदर कितने प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। बीमारी के समय जो सर्वे किए जाते थे कि कितने लोगों की किस प्रकार की बीमारियों से मौत हुई है, जैसे जब प्लेग वगैरह फैल जाता था या हैजा फैल जाता था उस समय, तो बहुत सारे आंकड़े हो जाते हैं। लेकिन इन आंकड़ों को हम पूर्णतः सत्य भी नहीं मान सकते। जो जनगणना के आंकड़े हैं उनको भी हम पूरी तरह सत्य नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? अभी आप जैसे ही इस पूरे पैराग्राफ को और नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये आंकड़ों का एक विशाल भंडार मिलता है जिससे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने पाया है कि ये आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं, पूरी तरह सत्य हो ऐसा भी नहीं है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठा किए हैं और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज को मापा गया था और किस चीज को नहीं मापा गया था। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसा साधन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता था। हर प्रकार की जानकारी कि वहां पर पुरुष कितनी है, महिलाएं कितनी हैं, साक्षर लोग कितने हैं, व्यापारी कितने हैं, वो भी गिनने का वो प्रयास करते थे। और उनकी आय के वगैरह के बारे में भी, न्यूनतम आय के बारे में, अधिकतम आय के बारे में भी वो जानने का प्रयास करते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के लिए विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक होता था और लोगों की परिवर्तनशील व परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। क्यों? भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी? यदि कोई व्यक्ति 1-2 प्रकार के काम करता हो तो आप उसको किस में रखेंगे? कारीगर वाले कॉलम में या व्यापारी वाले कॉलम में? जो आदमी अपनी खुद की जमीन पर खेती भी करता है और उपज को खुद शहर ले जाता है, यानी वो एक तरीके से बेचने भी जा रहा है और वो उगाता भी है, तो आप उसको किस श्रेणी में रखेंगे? वो व्यापारी मानेंगे या उसको आप किसान मानेंगे? तो इस प्रकार के जो बातें हैं इसके कारण ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है और आप आंकड़ों को पूरी तरह से आप ये मान लें कि वो आंकड़े सत्य ही हैं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ कुछ आपको देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत उसमें गलतियों की संभावना बनती है। ये वो 7 आइलैंड्स के नाम मैंने दे रखे हैं जिनको मिलाकर जो आधुनिक मुंबई है उसका निर्माण हुआ है।
नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं? सर्वेक्षण पद्धतियों की विकास, सटीक वैज्ञानिक औजारों और ब्रिटिश शाही जरूरतों की वजह से मानचित्रों को बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था। ये फिर गलत जानकारी है। एनसीईआरटी में बहुत कम गलतियां हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैं ये दूसरी गलती देख रहा हूं। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 में किया गया था। हालांकि 1878 में एक बड़ा सर्वे जरूर करवाया गया था, लेकिन वो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन नहीं है। उस समय तैयार किए गए नक्शों से हमें काफी सारी जानकारी तो मिलती है, साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। मसलन शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया, क्योंकि शासकों के लिए उनका महत्व नहीं था। उन्होंने नक्शे में जो कच्ची झोंपड़ियां हैं उनको दिखाया ही नहीं कई बार। परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद ये रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। यानी वो खाली स्थान दिखा लेते थे ताकि भविष्य में कोई परियोजना बने, कोई निर्माण कार्य यदि उनको बनाना हो तो वो एक तरीके से ये मानते थे कि ये झोपड़ियों वाली जगह तो खाली है, और नहीं है भी है तो हम इसको खाली करवा लेंगे, तो इसलिए वो उसको नक्शे में प्रदर्शित नहीं करते थे। जब इन योजनाओं को शुरू किया गया तो वहां से गरीबों को हटा दिया गया, यानी उनकी झोपड़ियों को वहां से निकाल दिया गया और उनकी झोपड़ियों को नष्ट कर दिया जाता था। बहुधा लोग भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे। वो जनगणना वाली बात चल रही है यहाँ पर, सॉरी मैं पहले ये नहीं बताना चाहिए था। या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब दे देते थे। काफी अरसे तक वे जनगणना कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। भाई कितने लोग हैं, लोग क्या कमाते हैं, क्या व्यापार करते हैं, कौन सा काम करते हैं, तो लोगों को डर था कि इसके माध्यम से सरकार और टैक्स लादना चाहती है, तो वो कई बार गलत जानकारियां दे देते थे। ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कटकर रहें। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था कि कोई दूसरा व्यक्ति घर की महिलाओं के बारे में पड़ताल करे, इसको वो ठीक नहीं मानते थे। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते थे, क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। तो वो गलत तरीके से बता देते थे, यानी खुद को वो व्यापारी दिखाते थे, बताते थे, ताकि उनका मतलब एक सम्मानजनक दृष्टि से उनको देखा जाए। मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्राय नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था? देखिए, कई बार तो जो संक्रामक बीमारियां होती थी उनकी लोग बताते नहीं थे, क्योंकि उनको डर था कि यदि कई बार क्या है कि संक्रामक बीमारियों को फैलने वालों को अलग भेज दिया जाता था। जैसे अभी हमने कोरोना में देखा था ना, कैसे उनको अलग कर दिया जाता था। तो उनको डरता था कि भाई सरकार उनको निकलवा नहीं दे या कोई घर वालों से अलग नहीं कर दे, तो वो भी। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, उनसे इलाज नहीं करवाने वालों का भी आंकड़ा नहीं मिल पाता था। जो मतलब किसी नीम हकीम से या सामान्य लोगों से जो जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती थी लेकिन वो भी दवाई देते थे, ऐसे लोगों से दवाई लेने वालों का, इलाज लेने वालों का आंकड़ा नहीं मिल पाता था। तो बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब किताब लगाना संभव नहीं था। कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए कि भी लोगों ने क्या वास्तव में सही बातें बताई हैं, क्या इकट्ठा करने वालों ने सही पद्धति अपनाई है। तो इन सब बातों को जानने के बाद ही उन आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि ये संख्याएं क्या नहीं बता रही हैं, यानी क्या बता रही हैं वो तो दिख रहा है, क्या नहीं बता रही है और क्या हो सकता है गलत बता रही हो, उसके बारे में जानना जरूरी है। मगर जनगणना और नगरपालिका जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण मानचित्रों और रिकॉर्डों के सहारे औपनिवेशिक शहरों का पुराने शहरों के मुकाबले ज्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास आंकड़े तो कम से कम उपलब्ध हैं। जो शाही शहर है, मुगल काल के जो शहर है, उनके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पाती है। बदलाव के रुझान। जनगणनाओं का सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। इसे चित्र 12.5 से समझा जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है चित्र 12.5। इसमें आप देख सकते हैं कि कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत 1891 में 9.4% है, 1901 में 10 है और ये 9, 10, 11, 12 के इर्द गिर्द ही रहा है 1891 से 1941 तक। यानी शहरी आबादी का प्रतिशत बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, यानी स्थिर रहा है। तो 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के या 50 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई थी। 1940 से 1950 के बीच 40 सालों के या 50 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई थी।
अपरिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हुए हैं। छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के ज्यादा मौके नहीं थे। दूसरी तरफ कलकत्ता, बंबई और मद्रास तेजी से फैले और जल्द ही विशाल शहर बन गए। इनके बारे में बहुत डिटेल में अभी चैप्टर में आएगा। कहने का मतलब यह है कि नए व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन तीन शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे शहर कमजोर भी पड़ते जा रहे थे। यानी जहां इन शहरों का विकास हो रहा है वहां पर जो पहले के शहर हैं, सूरत है और जैसे अभी हमने ढाका के बारे में पढ़ा, उनका उतना विकास नहीं हो रहा है, या आप कह रहे हैं कि उनका धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं या वो पतन हो रहा है, उनका आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे। यानी यहाँ पर पूरे भारत से मतलब निर्यात करने के लिए उत्पादों को इकट्ठा किया जाता था और यहाँ से जहाजों में लादकर यूरोप की ओर भेजा जाता था। मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई। क्यों बदल गई? जैसे पहले क्या होता था कि भारत में कपास का खूब उत्पादन होता था, यहां से सूती कपड़े बनाए जाते थे और वो सूती कपड़े फिर यूरोप में भेजे जाते थे। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के बाद में उन्होंने यहां से सूती कपड़े लेने बंद कर दिए, यहां से कच्चा माल लिया, जैसे कपास यहां से ले जाने लगे और कपड़ों का निर्माण करने लगे इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में, और वहां से बने हुए जो कपड़े हैं वो भारत के बाजारों में और यूरोप के बाजारों में बेचने लगे। यानी उससे उनको लाभ कमाना था। तो ये दिशा बदल गई। भारत से पहले सूती वस्त्रों का निर्यात होता था, अब भारत से कपास भेजी जाती है, या फिर जैसे अमेरिका से भी वो कपास मंगाते थे और उन सूती कपड़ों को भारत के बाजारों में या दूसरे देशों के बाजारों में वो बेचते थे। तो ये दिशा बदल गई। पहले सूती कपड़ों का भारत से निर्यात होता था, अब भारत में सूती कपड़े इंग्लैंड से आयात होने लगे और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीजें उतरने लगी। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। पहले तैयार माल भेजा जाता था, अब सिर्फ कच्चा माल भेजा जाता है और माल तैयार करके भारत में ही वापस बेचा जाता है। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिल्कुल अलग ला खड़ा किया। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। जैसे हमने पढ़ा भी है कि बंबई से थाने पहली ट्रेन चली थी 1853 के दौरान। इसने शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। पुराने समय में जो पुराने मुगल काल के दौरान या सल्तनत काल के दौरान जो सड़क मार्ग विकसित हुए थे, उन सड़क मार्गों के किनारे जो शहर थे उनका खूब महत्व था। यह जो नदियों के किनारे शहर हुआ करते थे, क्योंकि नदियों के माध्यम से भी सामान का आवागमन होता था, तो उनका भी खूब महत्व था। अब उन शहरों का महत्व बढ़ने लगा जहां पर रेलवे स्टेशन बने। जिन शहरों में रेलवे स्टेशन बने, जहां से ट्रेनें निकली, उन शहरों का अब खूब विकास होने लगा और जो पुराने सड़क मार्गों पर और नदियों के मार्ग पर जो शहर थे उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। यानी आसपास के इलाकों से जो माल भेजना है वो उस रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होगा और दूर से जो माल आएगा वहां का वितरण केंद्र भी वही हो गया कि उस स्टेशन पर वो माल उतारा जाएगा और उससे आसपास के इलाकों में भेजा जाएगा। तो उन शहरों का खूब महत्व बढ़ा जहां पर शुरुआत में रेलवे स्टेशन स्थापित किए गए। गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्त्रों के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा। यानी पहले गंगा के किनारे स्थित होने के कारण मिर्जापुर का खूब महत्व था, लेकिन बाद में इसकी अपनी पहचान खोने लगा। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप्स और रेलवे कॉलोनियों की भी स्थापना शुरू हो गई। जमालपुर, वोल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। जमालपुर तो बिहार में है, आप जानते होंगे, बरेली यूपी में है, और वोल्टेयर आप कह सकते हैं विशाखापट्टनम का ही एक हिस्सा है और विशाखापट्टनम के लिए ये नाम इस्तेमाल किया जाता था। तो वोल्टेयर ये शहर रेलवे की वर्कशॉप के लिए और रेलवे कॉलोनियों के लिए मतलब प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर देखिए फोर्ट एरिया का बाजार दिया गया है। जैसे जैसे बम्बई फैली, फोर्ट एरिया का बोरा बाजार 1885, फोर्ट एरिया में भी भीड़ बढ़ने लगी। व्यापारी, दुकानदार और नौकरी पेशा लोग इस इलाके में आने लगे। बहुत सारे नए बाजार खुले और बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। इससे भीड़ भड़ाके से चिंतित अंग्रेजों ने फोर्ट के उत्तरी इलाके से भारतीयों को खदेड़ने की कोशिशें शुरू की। यानी उन इलाकों से भारतीयों को हटाया जाने लगा। अब आगे अगला टॉपिक है नए शहर कैसे थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो इस चैप्टर के बना रहा हूं और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। लाइक जरूर किया कीजिए और अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट के माध्यम से, एक हमारा आपस में कनेक्ट करने का एक माध्यम है, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। आपकी कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करें। मैं हमेशा जवाब देने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।